आपके अपने चैनल GSEG संतोष में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का एक चैप्टर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे आज हम। इसका जो काल है 1350 से 1560 ईस्वी तक, 1350 से 1560 ईस्वी तक के काल को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे विजयनगर राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया, जो तेलंगाना के काकतीय राजा के सामंत थे और बाद में कर्नाटक राज्य के मंत्री हो गए। उन्होंने विजयनगर में अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। ठीक है, तो विजयनगर की स्थापना किसने किया? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में की। चलिए अगला प्रश्न आता है कि विजयनगर में कितने राजवंशों ने शासन किया? विजयनगर में कितने राजवंशों ने शासन किया? तो हम बता दें कि विजयनगर में 4 वंश ने शासन किया। कितने वंश ने शासन किया? 4 वंश ने शासन किया विजयनगर साम्राज्य में। पहला वंश था संगम वंश। पहला वंश था संगम वंश। संगम वंश का जो संस्थापक था वो हरिहर और बुक्का था। संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। पहला वंश संगम वंश। संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। ये दो भाई था जो संगम वंश की स्थापना किया था। ये संगम वंश का जो स्थापना हुआ था वो 1336 में हुआ था। 1336 से 1485 तक संगम वंश का शासनकाल था विजयनगर साम्राज्य में। समझ में आ गया? तो पहला हम लोग बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश ने शासन किया। पहला वंश था संगम वंश, दूसरा था सालुव वंश, तीसरा था तुलुव वंश और चौथा था अराविडु वंश। ठीक है, 4 राजवंशों ने विजयनगर में शासन किया था। तो पहला वंश संगम वंश था। संगम वंश का संस्थापक था हरिहर और बुक्का था। संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। ये दो भाई था जो 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना करता है और ये 1485 तक संगम वंश का शासनकाल, मतलब 1336 से 1485 संगम वंश का शासनकाल था। दूसरी बात करते हैं हम लोग सालुव वंश। कौन सा वंश? सालुव वंश। तो सालुव वंश का संस्थापक जो था वो था वीर नरसिंह। कौन था? नरसिंह सालुव। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुव था। सालुव वंश का संस्थापक जो था वो नरसिंह सालुव था। सालुव वंश का जो शासनकाल था वो 1485 से 1505 था। सालुव वंश का जो शासनकाल था वो 1485 से 1505 तक था। ठीक है, फिर तीसरे हम वंश की अगर बात करें तो वो था तुलुव वंश। तुलुव वंश का संस्थापक था वो वीर नरसिंह था। तुलुव वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह था। तुलुव वंश का शासनकाल 1505 से लेकर और 1570, 1505 से 1570 तुलुव वंश का शासनकाल था। ठीक है, अगला वंश की बात करें हम तो आरबीडू वंश। चौथा वंश जो है वो कौन सा वंश है? आरबीडू वंश। ठीक है, आरबीडू वंश का जो संस्थापक था वो था तिरुमल। आरबीडू वंश का संस्थापक कौन था? तिरुमल था। और ये वंश जो है 1570 से लेकर और 1650 तक ये चला। तो हम लोगों ने देखा कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। पहला संगम वंश, दूसरा सालुव वंश, तीसरा तुलुव वंश और चौथा आरबीडू वंश। संगम वंश का संस्थापक था हरिहर और बुक्का था। सालुव वंश का संस्थापक नरसिंह सालुव और तुलुव वंश का संस्थापक वीर नरसिंह और आरबीडू वंश का संस्थापक था वो तिरुमल था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लिए कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया? 4 वंश ने शासन किया। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। उसके बाद संगम वंश की बात करते हैं। तो संगम वंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम था हरिहर प्रथम। संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम था। इसकी पहली राजधानी से संगम वंश का शासक कौन था? हरिहर प्रथम। इसकी जो पहली राजधानी थी वो था अनागोंडी। कहाँ था? अनागोंडी। उसने
काकतीय राज व्यवस्था का अनुकरण करके अपने राज्य को देश, स्थल और नाडुओं में विभाजित कर दिया था। तो संगम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? हरिहर और बुक्का दोनों भाई था। तो संगम वंश का प्रथम जो शासक था वो हरिहर हुआ। 1336 से 1356 तक इसका शासनकाल था। 1326 से 1356। आगे हम लोग बात करते हैं बुक्का के बारे में, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का संगम वंश का संस्थापक था। तो संगम वंश का जो प्रथम शासक हुआ वो हरिहर हुआ और दूसरा शासक जो था वो बुक्का हुआ। बुक्का का जो शासनकाल है वो 1356 से 1377 तक। बुक्का का शासनकाल 1356 से 1377। 1356 में बुक्का जो है सिंहासन पर बैठा और उसने 1377 तक शासन किया। 1377 तक उसने शासन किया। वह एक महान योद्धा था, राजनीतिज्ञ था और विद्या प्रेमी था। अभिलेखों में उसे पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा जाता है। सागरों का स्वामी कहा जाता है, मतलब अभिलेखों में उसको पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का क्या कहा जाता है? स्वामी कहा जाता है, ठीक है। बुक्का जो था वो प्रथम की महान विजय मदुरा विजय। बुक्का का जो प्रथम विजय था वो कौन सा विजय था? मदुरा विजय। मदुरा विजय बुक्का का प्रथम विजय था। बुक्का का प्रथम विजय कौन सा विजय था? मदुरा विजय। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं हरिहर द्वितीय की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? हरिहर द्वितीय की बात करेंगे ना। तो हरिहर द्वितीय की बात हम लोग करते हैं। चलिए, तो हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था। हरिहर द्वितीय जो था वो विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था। हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज, राज परमेश्वर ये दोनों उपाधि धारण की थी। तो हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि उन्होंने धारण की थी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था। हरिहर द्वितीय जो था वो कौन था? विरूपाक्ष का उपासक था। हरिहर द्वितीय जो था वो विरूपाक्ष का उपासक था। किसका उपासक था? विरूपाक्ष का उपासक था। संपूर्ण सुदूर दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य को विस्तार करने का श्रेय किसको जाता है? हरिहर द्वितीय को जाता है। भारत पर विजयनगर साम्राज्य को विस्तार करने का श्रेय किसे जाता है? हरिहर द्वितीय को जाता है, ठीक है। विद्वता और विद्वानों को प्रदत्त संरक्षण के कारण उसे राजव्यास मतलब वाल्मीकि की उपाधि दी गई। विद्वता और विद्वानों को प्रदत्त संरक्षण के कारण उसे राजव्यास या वाल्मीकि की उपाधि धारण की थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं देवराय प्रथम का जो शासनकाल था, देवराय प्रथम का शासन 1406 से लेकर 1422 तक था। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद कुछ ही समय की अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम सिंहासन पर बैठा। देवराय प्रथम जो था वो सिंहासन पर बैठा। उसने तुंगभद्रा नदी पर एक हद्रिका नामक बांध बनाया। उसने क्या किया? तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया जिसका नाम था हररिदा, ठीक है। चलिए, तो हरिहर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात कुछ समय की अनिश्चितता के उपरांत देवराय प्रथम जो था वो सिंहासन पर बैठा। उसने तुंगभद्रा नदी पर एक हरिंद्रा नामक बांध बनवाया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटालियन यात्री निकोला डी कॉन्टी ने 1430 में विजयनगर की यात्रा की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देवराय प्रथम के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में इटालियन यात्री निकोला डी कॉन्टी 1430 में विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में इटालियन यात्री निकोला डी कॉन्टी ने 1430 में विजयनगर की यात्रा पर आया था, ठीक है। समझ में आ गया? देवराय प्रथम के काल में कौन आया था? इटली का यात्री था निकोला डी कॉन्टी। निकोला कॉन्टी इसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, ठीक है।
आगे हम लोग बात करेंगे देवराय द्वितीय की। किसकी बात करेंगे? देवराय द्वितीय की बात करेंगे। तो देवराय द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1422 से लेकर 1446 तक था। देवराय द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1422 से 1446 तक था। देवराय द्वितीय 1422 में सिंहासन पर बैठा था। उसने गजबेटकर हाथियों का शिकारी, इम्बाडी देवराय, पौट देवराय की उपाधि धारण की थी। ये सब इसकी उपाधि है। किसकी उपाधि है? देवराय द्वितीय गजबेटकर, जिसको कहा जाता है हाथियों का शिकारी। गजबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी। उसके बाद इम्माडी देवराय, उसके बाद पौट देवराय की उपाधि उन्होंने धारण की थी। ठीक है। देवराय द्वितीय संगम वंश का महानतम शासक था। इसका साम्राज्य श्रीलंका के तट तक विस्तृत था। देवराय जो था वो संगम वंश का महानतम शासक था। उसका साम्राज्य श्रीलंका के तट तक विस्तृत था। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विरूपाक्ष की। किसकी बात करते हैं? विरूपाक्ष की बात करते हैं। तो विरूपाक्ष संगम वंश का अंतिम शासक था। विरूपाक्ष जो था वो संगम वंश का अंतिम शासक था। विरूपाक्ष कौन था? संगम वंश का अंतिम शासक। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष था। इसको याद रखना। ठीक है। तो संगम वंश यहीं पर खत्म होता है। अगले वंश की हम लोग बात करते हैं। संगम वंश के बाद आता है सालूब वंश। संगम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? सालूब वंश की बात हम लोग करेंगे। चलिए, तो सालूब वंश की बात करते हैं। तो सालूब वंश, तो सालूब वंश का जो शासनकाल है वो 1485 से 1505 है। सालूब वंश का शासनकाल कब से है? 1485 से लेकर 1505 तक है। चलिए, उसके बाद हम लोग सालूब नरसिंह की बात करते हैं। सालूब नरसिंह जो है 1485 से 1490 तक शासन किया। सालूब नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को बलपूर्वक प्राप्त किया था। ठीक है, बलपूर्वक प्राप्त किया था। सालूब वंश की स्थापना की थी। सालूब नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन को बलपूर्वक प्राप्त करके सालूब वंश की स्थापना की थी ना। वीर नरसिंह जो था वो सालूब वंश का संस्थापक था और ये बलपूर्वक सालूब वंश को हथियाया था और यह विजयनगर साम्राज्य का द्वितीय राजवंश था। विजयनगर साम्राज्य का द्वितीय राजवंश कौन सा है? सालूब वंश। चलिए आगे बात करते हैं। 1490 में सालूब नरसिंह की मृत्यु हो गई तथा 1505 ईस्वी में नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह ने सालूब वंश के शासक इम्माडी नरसिंह की हत्या कर स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया और विजयनगर के तृतीय राजवंश तुलुप वंश की स्थापना कर दी। यहाँ पर ये जो है 1490 में जो था वो किसकी हत्या हो गई थी? सालूब नरसिंह की हत्या हो गई थी। सालूब नरसिंह की हत्या हो गई। उसके बाद 1505 की बात है। 1505 ईस्वी में नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह, नरसा नायक का पुत्र जो था वो था वीर नरसिंह। इन्होंने सालूब वंश के शासक इम्माडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद विजयनगर के तृतीय राजवंश तुलुप वंश की स्थापना कर दी। तो अगला वंश की हम लोग बात करेंगे वो है तुलुप वंश। ठीक है, तुलुप वंश की आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो तुलुप वंश की बात करते हैं। तो तुलुप वंश का जो शासनकाल था वो 1505 से लेकर और 1565 तक, 1505 से लेकर 1565 तक तुलुप वंश का जो संस्थापक था, तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह था। वीर नरसिंह का जो शासनकाल है वो 1505 से लेकर 1509 तक है ना। वीर नरसिंह का शासनकाल कब से कब तक है? 1505 से लेकर 1509 तक है। तुलुप वंश विजयनगर का तृतीय राजवंश था, तीसरा राजवंश था ना। विजयनगर में 4 राजवंशों ने शासन किया। विजयनगर में कितने राजवंशों ने शासन किया? 4 राजवंशों ने शासन किया। तो वीर नरसिंह जो है वो मतलब तुलुप वंश का विजयनगर का तीसरा राजवंश था। जो तुलुप वंश था, पहले हम लोग देखे संगम वंश था, उसके बाद सालूब वंश था और तीसरा वंश जो है वो तुलुप वंश है। ठीक है, तुलुप वंश का संस्थापक जो था वो वीर नरसिंह था और वीर नरसिंह का जो शासनकाल है वो 1505 से लेकर 1509 तक है। ठीक है, तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। उसने विवाह कर को समाप्त कर दिया। जो वीर नरसिंह जो था वो विवाह
कर को समाप्त कर दिया, मतलब विवाह के उपरांत टैक्स देना पड़ता था उसको वो समाप्त कर दिया और एक उदार नीति प्रारंभ की। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं महानतम शासक की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक की बात करेंगे तो वो है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से लेकर 1529 और कहीं कहीं 1530 भी मिलता है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय का शासनकाल जो है 1509 से 1529। चलिए, तुलुव राजवंश का सबसे महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय। तुलुव राजवंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। वह स्वयं तेलुगु और संस्कृत का प्रखंड विद्वान था। तेलुगु और संस्कृत का प्रखंड विद्वान था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तो हम लोग जानेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महान शासक था वो था कृष्णदेव राय। वो स्वयं तेलुगु और संस्कृत का प्रखंड विद्वान था। उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य के एक नए युग का क्या हुआ? सूत्रपात हुआ। ठीक है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोसा, एडवर्डो बारबोसा तथा डेमिग्रेस पैस ये विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है कौन सा यात्री आया था विजयनगर की यात्रा पर? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में सबसे पहले पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था बारबोसा, इसका पूरा नाम है एडवर्डो बारबोसा और इसका डोमिगेउस पेइस, ये विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में ये विजयनगर की यात्रा पर आया था। आगे बात करते हैं, कृष्णदेव राय अपनी पत्नी की स्मृति में हासपेट नामक नगर को बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? कृष्णदेव राय अपनी पत्नी की स्मृति में हासपेट नामक नगर बसाया था। उसने अनेक भवनों मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा चिदम्बरम मंदिर ना। हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर तथा देखिए पहला हजारा मंदिर, ठीक है, उसके बाद कृष्णदेव राय जो है हजारा मंदिर का निर्माण करवाया, विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण करवाया तथा चिदम्बरम मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कौन? कृष्णदेव राय करवाया था। चलिए अब बात करते हैं अच्युत देव राय की बात करते हैं। अच्युत देव राय के समय पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज विजयनगर की यात्रा पर आया था। अच्युत देव राय के समय में पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत की यात्रा पर आया था, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। इसका नाम था फर्नाओ नूनीज। अच्युत देव राय का शासनकाल 1530 से लेकर 1542 तक था। 1530 से लेकर 1542 तक अच्युत देव राय का शासनकाल था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे आरबीडू वंश का। आरबीडू वंश जो था वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम वंश था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम वंश आरबीडू वंश। जैसे हम लोग विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों की चर्चा किए। पहला वंश था संगम वंश, उसके बाद सालुव वंश, उसके बाद तुलुव वंश और अंत में आता है आरबीडू वंश 1570 से 1652 आरबीडू वंश। चलिए देखिए, पेनुकांडा में आरबीडू वंश की स्थापना पेनुकांडा क्या नाम था? पेनुकांडा ने आरबीडू वंश की स्थापना की तथा पेनुकोन को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? पेनुकांडा ने आरबीडू वंश की स्थापना की तथा पेनुकोंडा पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया था। आरबीडू वंश का जो प्रथम शासक था वो वेंकट था। आरबीडू वंश का जो प्रथम शासक था वो उसका क्या नाम था? वेंकट, जिसने चंद्रगिरी दूसरा मुख्यालय बनाया। इस वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय हुआ। इस तरह से हम लोग देखें कि विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम था रंग तृतीय। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक रंग तृतीय था। चलिए अब हम लोग विजयनगर के प्रशासन के बारे में बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य का जो शासन था वो राजतंत्रात्मक था। राजा ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। विजयनगर में कैसा शासन था? राजतंत्रात्मक, मतलब राजा का शासन होता था और राजा को ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। जो राजा होता था विजयनगर साम्राज्य में उसको ईश्वर का समतुल्य माना जाता था। क्या माना जाता है? ईश्वर का समतुल्य। विजयनगर में राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। जो विजयनगर में राजा को जो सलाह देता था उसमें एक मंत्री परिषद जिसमें राज्य के प्रमुख
प्रमुख सरदार हुआ करते थे। राज्य का जो प्रमुख होता था वो सरदार होता था। राज्य का प्रमुख कौन होता था? सरदार। राज्य का प्रमुख सरदार होता था। विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? राय। राजा सैनिक सरदारों को आम्रम या पालीगार निश्चित राजस्व वाला क्षेत्र देता था। फलफुगार मतलब पोलीगार या नायक कहे जाने वाले इन सरदारों को राज्य की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घोड़े और हाथी रखने पड़ते थे। विजयनगर में दास प्रथा का प्रचलन था। विजयनगर में दास प्रथा का भी प्रचलन था। सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट होता था। सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता था ना, जो न्याय करता था वो राजा ही न्याय करता था। विजयनगर के शासक धर्म निरपेक्ष नीति का अनुसरण करता था। धर्म निरपेक्ष नीति कैसी थी? धर्म निरपेक्ष नीति का अनुसरण करते थे। चलिए इसके बाद हम लोग विजयनगर साम्राज्य के शासक की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की शासक की बात करेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था उसकी बात करेंगे हम लोग। तो देखिए पहला शासक था हरिहर। हरिहर का शासनकाल 1336 से लेकर 1356 तक था। उसके बाद दूसरा शासक हुआ बुक्का 1356 से 1377 तक। तीसरा है हरिहर द्वितीय 1377 से 1377 से लेकर 1404 तक। 1377 से लेकर 1404 तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 हम लोगों ने देखा। उसके बाद चौथा शासक जो था वो विरूपाक्ष राय 1404 से 5 तक। उसके बाद बुक्का राय द्वितीय 1405 से 1406 तक था। उसके बाद बात करेंगे हम लोग देवराय प्रथम की। किसकी बात करेंगे? देवराय प्रथम की बात करते हैं। ठीक है, चलिए देवराय प्रथम की अगर हम बात करें तो 1406 से 1422। उसके बाद रामचंद्र राय 1422 ईस्वी में बना था। उसके बाद वीर विजय बुक्का राय 1422 से 1424 तक। उसके बाद देवराय द्वितीय 1424 से 1446। 1426 उसके बाद देखिए देवराय द्वितीय के बाद आया मल्लिकार्जुन राय। मल्लिकार्जुन राय का 1446 से 1465। उसके बाद विरूपाक्ष राय द्वितीय 1465-1485। उसके बाद पौढ़ राय 1489। ये विजयनगर साम्राज्य के कुछ शासक हुए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं। थोड़ा सा बहमनी साम्राज्य की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में अमीरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। अब बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह। ये 1347 से 1358 तक शासन किया। 1347 में हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य का शासक बना। गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई। जब यह अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य की स्थापना की तो गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसके सिक्के पर द्वितीय सिकंदर अंकित होता था। इसने संपूर्ण राज्य को 4 प्रांत गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर तथा बरार में विभक्त कर दिया। जितना प्रांत था ना बहमनी साम्राज्य के अधीन उसको 4 प्रांतों में बांट दिया। पहला गुलबर्गा, उसके बाद दौलताबाद, उसके बाद बीदर और चौथा था बरार। ये 4 भागों में बांट दिया था। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते। इसके बाद आया मोहम्मद शाह। कौन आया? मोहम्मद शाह। चलिए मोहम्मद शाह की बात करते हैं। मोहम्मद शाह इसके शासनकाल में विजयनगर और वारंगल के मध्य युद्ध हुआ था। विजयनगर और वारंगल के मध्य युद्ध हुआ था। विजयनगर की घटना घटी थी। इसी काल में बारूद का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। देखिए वारंगल के युद्ध में बारूद का प्रथम बार प्रयोग हुआ था, वो मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में ये हुआ था। उसके बाद शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम की बात करते हैं तो सूफी संत
गेसुदराज के संपर्क के कारण उसे वली के नाम से जाना जाता है। वारंगल द्वारा वायसराय प्रथम को सहयोग देने के कारण अहमद शाह ने वारंगल को जीतकर अपने साम्राज्य को मिला लिया वारंगल में। उसके बाद साम्राज्य विस्तार के कारण गुलबर्गा की जगह बीदर को राजधानी बनाया गया। देखिए पहले राजधानी जो था बहमनी साम्राज्य का वो कहाँ था, गुलबर्गा। लेकिन जैसे ही साम्राज्य का विस्तार हुआ तो गुलबर्गा से राजधानी कहाँ बना दिया गया, बीदर। गुलबर्गा से राजधानी कहाँ बना दिया गया, बीदर बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हुमायूं की बात करते हैं। इसकी क्रूरता के कारण इसे जालिम शाह के नाम से जाना जाता था। इसे दक्कन का नीरो कहा जाता था। हुमायूं को क्या कहा जाता था, दक्कन का नीरो, दक्कन का नीरो कहा जाता था। अब अमीर उल वलीद की बात करते हैं। अमीर उल वलीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता था। अमीर उल वलीद को दक्कन का लोमड़ी कहा जाता है, दक्कन का लोमड़ी। कलीमुल्लाह शाह यह अंतिम बहमनी शासक था। कलीमुल्लाह शाह जो था, ये जो है कलीमुल्लाह शाह, ये अंतिम बहमनी शासक था जिसने अपने राज्य को बचाने हेतु बाबर से सहायता मांगी थी। कलीमुल्लाह शाह जो था ये अंतिम बहमनी शासक था जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए किससे सहायता मांगी थी, बाबर से सहायता मांगी थी। ठीक है, चलिए 1527 की बात करते हैं। 1527 में अमीर उल वलीद ने कलीमुल्लाह शाह की हत्या करके बीदर से वजीर शाही वंश की स्थापना करती। बीदर से वजीर शाही वंश। तो चलिए मोहम्मद गवा की बात करते हैं। ये सब आगे हम लोग देखिए। बहमनी साम्राज्य का कुछ शासक हुए उसको हम लोग देख लेते। पहला अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह थे 1347 से 1358। उसके बाद मोहम्मद बहमनी शाह प्रथम 1358 से 1373। मुजाहिद बहमनी 1373 से 1377। उसके बाद जो है दान बहमनी 1378। उसके बाद है मोहम्मद बहमनी शाह द्वितीय 1378 से 1397। उसके बाद गयासुद्दीन बहमनी, अगला है गयासुद्दीन बहमनी, 1397 है शासनकाल। उसके बाद है शमसुद्दीन बहमनी 1397 में। उसके बाद है फिरोज शाह बहमनी 1397 से 1422, 1397 से 1422। उसके बाद है अहमद शाह प्रथम 1422 से 1435। उसके बाद आ गया अलाउद्दीन अहमद शाह 1435 से 1457। ठीक है, उसके बाद हुमायूं शाह बहमनी 1457 से 1416। उसके बाद है निजाम शाह बहमनी 1461 से 1463, निजाम शाह बहमनी। उसके बाद है मोहम्मद शाह बहमनी 1486 से 1482, 1463 से 1482, मोहम्मद बहमनी शाह द्वितीय। उसके बाद है मोहम्मद शाह बहमनी 1482 से 1518। उसके बाद है कलीमुल्लाह बहमनी जो अंतिम शासक था। कलीमुल्लाह बहमनी 1526 से लेकर 1538 तक शासन किया। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ फिर से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, इसको लाइक कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, लाइक नहीं हो लेकिन शेयर होना चाहिए। चलिए धन्यवाद।